प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की अध्यक्षता। कहा, अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के हमारे सपने को पूरा करने में देश की श्रम शक्ति की बड़ी भूमिका। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की मृत्यु के मामले की गोवा सरकार करे उच्च स्तरीय जांच। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश में विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास करने के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक अनिवार्य होगी नैतिक शिक्षा। और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने रोहतक में राष्ट्रमंडल खेलों की विजेता 5 महिला पहलवानों को किया सम्मानित। कहा, वर्ष 2028 में होने वाले ओलंपिक में बीच रेसलिंग में भाग लेंगे भारतीय खिलाड़ी। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित यह सम्मेलन श्रमिकों के कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में पुराने श्रम कानूनों को बदला गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के हमारे सपने को पूरा करने में देश की श्रम शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि काम के घंटों को आवश्यकता अनुसार बदला जाना चाहिए। अमृत काल में प्रवेश किया है। अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए हमारे जो सपने हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें साकार करने में भारत की श्रम शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी सोच के साथ देश संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक साथियों के लिए निरंतर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसे अनेक प्रयासों ने श्रमिकों को एक तरह का सुरक्षा कवच दिया है। ऐसी योजनाओं की वजह से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मन में ये भाव जगा है कि देश उनके श्रम का भी उतना ही सम्मान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इस ग्रैंड फिनाले में 75 केंद्रों पर 15,000 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। फिनाले में 2,900 से अधिक विद्यालय और 2,200 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र 53 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा रखी गई 476 समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। ध्यान रहे कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ने युवाओं के उत्पाद संबंधी नवाचार, समस्या समाधान और लीक से हटकर सोचने की संस्कृति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वर्ष स्कूली छात्रों में नवाचार की संस्कृति का निर्माण करने और विद्यालय स्तर पर समस्या समाधान का दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से प्रयोग के तौर पर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जूनियर की शुरुआत की गई है। मानव रचना शिक्षण संस्थान फरीदाबाद में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के तत्वावधान में आज से 5 दिवसीय अखिल भारतीय हैकाथॉन 2022 शुरू हुआ। इसमें विभिन्न प्रदेशों के इंजीनियरिंग संस्थानों के 80 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। संस्थान के निदेशक ने बताया कि हैकाथॉन में केंद्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा तकनीक से संबंधित समस्याओं को विद्यार्थियों के समक्ष रखा जाता है और विद्यार्थी इनका समाधान खोजते हैं। प्रस्तुत समाधानों के अनुसार विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता है। संस्थान के अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में हैकाथॉन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिक्षा मंत्रालय की केंद्रीय अधिकारी ने बताया कि देश के 75 केंद्रों पर हैकाथॉन 2022 का आयोजन किया जा रहा है।
जो हैं हैंडपिक टीम्स पैन इंडिया से आए हुए हैं और इस प्रोग्राम में वो लोग अपने प्रोटोटाइप्स को बनाएंगे। उनको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया जो मिनिस्ट्री के माध्यम से उन्हें मिला है और अब वो 5 दिन उस पर काम करेंगे और यहाँ पर लैब रिसोर्सेज को यूज़ करके और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अराउंड एक सोल्यूशन देंगे जो मिनिस्ट्रीज आगे जाके अडॉप्ट करेंगी। मानव रचना जो है इसके होस्ट हैं इस बारी और हार्डवेयर एडिशन है, ये 5 दिन चलने वाला है। हमारी नोडल सेंटर है और इसमें जो हार्डवेयर एडिशन है उसका जो काम है वो हमारे को सुपुर्द किया गया है और उसी सिलसिले में करीबन 80 से ऊपर टीम्स हैं जो यहाँ पे compete कर रही हैं और इवेंचुअली जो पर्पस है कि एक जो इनोवेशन और स्टार्टअप्स के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए बच्चों में बहुत एक शुरुआत से ही और अपने इंजीनियरिंग के टाइम से ही जैसे उनको इन्वॉल्व किया जाए और ये एक सोच मानव रचना में हमेशा रही। और हम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम चाहते हैं सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एक इनोवेशन इकोसिस्टम क्रिएट हो सके, तो उसके अंतर्गत ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हमने किया है जिसमें सारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रखी हैं। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो आए दिन हमारी डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सोसाइटी में हम देखते हैं, वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। हैकाथॉन में हिस्सा लेने आए मुंबई और तमिलनाडु के विद्यार्थियों ने बताया कि वो अपने असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि यहाँ पुरस्कार जीतकर अपने संस्थान का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि यहाँ कॉलेज में हम थियोरेटिकल ट्रेनिंग हमें मिलती है, यहाँ पे हमें कैसा इन टुडेज डे एंड एज प्रैक्टिकली चीज़ें एग्जीक्यूट करने का मौका मिल रहा है। तमिलनाडु से आई हूँ और एजुकेशन मिनिस्ट्री के एफर्ट्स में मुझे पार्टिसिपेट करना बहुत ही खुश है। मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और पोर्ट्स एंड वाटरवेज से दी गई है। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें CO2 पोर्ट्स में एमिट हुए CO2 को हमें 0 तक ले जानी है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मृत्यु के मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सोनाली फोगाट के परिवार ने इस मामले में कई आरोप लगाए थे। आज अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में गृह मंत्री ने कहा कि गोवा सरकार को सोनाली फोगाट के परिवार की बात माननी चाहिए ताकि मामले में जो भी सत्य है वो सबके सामने आ सके। काफी संगीन आरोप लगा रहा है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की ही जानी चाहिए ताकि जो सच है वो सामने आ सके। हाँ, नहीं करनी चाहिए, गोवा सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा है कि विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास करने के लिए कक्षा 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को अब नैतिक शिक्षा के गुण दिए जाएंगे। बोर्ड अध्यक्ष ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि नैतिक शिक्षा में विद्यार्थियों को गीता के 18 अध्यायों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, पारंपरिक संस्कृति के मूल्यों, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी बताया जाएगा। इसमें दिए गए हैं और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में उनकी जीवनी दी गई है, वीर सावरकर की, महारानी अहिल्याबाई होलकर की, वैदिक धर्म के स्वरूप, विश्व बंधुत्व मानवता, अशफाक उल्लाह खां के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में विद्यार्थियों को बताया गया ताकि अपनी भारतीयता का बोध विद्यार्थियों को हो सके। और इसी प्रकार 12वीं की जो पुस्तक है उसमें अष्टादश श्लोकी यानी कि 18 श्लोक में पूरी गीता को समझाया गया है विद्यार्थियों के लिए। और इसमें विशेष बात हवलदार अब्दुल हमीद जिन्होंने अपने शरीर पर एटम बम बांध करके और पाकिस्तान के टैंकों को उड़ाया था, उसके बारे में विस्तार से विद्यार्थियों को दिया गया है। डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों को अब आज़ादी के बाद का इतिहास भी पढ़ने को मिलेगा, जिसकी किताबें जल्द ही उपलब्ध करवाई जाएंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा स्कूलों को ये किताबें कम मूल्यों पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। नई पुस्तकों में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की इसकी समग्रता के साथ छात्रों के सामने रखा गया है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से लेकर समाज के अलग अलग वर्गों व्यक्तियों द्वारा इस सुदीर्घ संघर्ष में दिए गए योगदान को यथोचित सम्मान व गौरवपूर्ण ढंग से दिखाने का प्रयत्न किया गया है। अभी तक इतिहास की जो स्कूली पुस्तकें थी 1947 तक इतिहास विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, लेकिन हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो 1947 से लेकर के 1997 तक 50 वर्ष का इतिहास विशेष रूप से विद्यार्थियों को इसमें पढ़ाने को मिलेगा,
जिसमें साबानो केस भी है, देश में इमरजेंसी लगी, तीनों युद्ध हुए हैं, और पोखरण का जो अब्दुल कलाम जी का आज़ाद में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो विस्फोट किया गया, प्रयोग किया गया, उसकी बड़ी जानकारी विद्यार्थियों को अच्छे से दी गई है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज रोहतक में राष्ट्रमंडल खेलों की विजेता 5 महिला पहलवानों को सम्मानित किया। इन महिला पहलवानों में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, दिव्या काकरान, पूजा सिहाग नांदल और पूजा गहलावत शामिल हैं। इससे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रधान रोहतक में हरियाणा कुश्ती संघ की ओर से अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से महिला और पुरुष वर्ग में करीब 600 पहलवान भाग ले रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान महासंघ अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ की वार्षिक आम सभा में तय किया गया है कि वर्ष 2028 में होने वाले ओलंपिक में भारत बीच रेस्लिंग के लिए भी टीम भेजेगा। शामिल किया जाने ऐसा प्रतीत होता है कि वो 2028 में शामिल होगी, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है इंटरनेशनल बॉडी लेवल से बातचीत के आधार पर। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम भी उसके लिए तैयार रहें। तो यही कुश्ती की ही टेक्निक है, कुश्ती की ही टेक्निक है और कोई खास बात नहीं है। अच्छा कि सही ढंग से कामकाज हो रहा है कि नहीं, कुश्ती में कोई चीटिंग ना हो, बेईमानी ना हो, इसके लिए है। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट और कांस्य पदक विजेता पूजा गहलावत ने बताया कि वे फिलहाल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की तैयारी में जुटी हुई हैं। की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयारी चल रही है बस अभी तो, क्योंकि ये साल का एक लास्ट बड़ा कंपटीशन है, तो कोशिश रहेगी कि इसमें भी अच्छा करें और साल का जो एंड है वो अच्छे से समाप्त। आगे अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होएगी और फिर एशियन गेम्स होएंगे, तो अभी तैयारी उन चीज़ों की, फिर ओलंपिक होएगा। मेहनत तो जी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और सभी बच्चे प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं, तो सब ये सोचते हैं हम डबल मेहनत करें, तैयारी भी चल रही है। विदेश सचिव डॉक्टर औसाफ सईद ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अगले 6 महीने में नए ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। हैदराबाद में पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि ई पासपोर्ट में ई चिप और कई विशेषताएं शामिल होंगी। ये भारतीय पासपोर्ट को सुरक्षित बनाएगी और इसे मशीन के माध्यम से पढ़ा जा सकेगा। विदेश सचिव ने बताया कि कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से इमिग्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इससे अवैध रूप से काम करने वाले एजेंटों की भूमिका समाप्त की जा सकेगी। प्रदेश सरकार द्वारा टीकाकरण से वंचित रह गए बच्चों के लिए मिशन इंद्रधनुष के तहत विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग अंबाला द्वारा इस अभियान के तहत विशेष रूप से झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस दौरान 5 साल तक की आयु के बच्चों के 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। आज से हमारा मिशन इंद्रधनुष जो स्टार्ट हुआ है 22 से लेके 27 तारीख तक है, 1 वीक का, जिसमें हम 0 to 5 ईयर्स तक के बच्चे जितने भी लेफ्ट आउट हो गए हैं अपना, जिनको इम्यूनाइजेशन रह गया, जैसे ज़्यादातर स्लम में होते नहीं इच्छुक होते लगाने के, उनकी पूरी आशा वर्कर ने लाइन लिस्टिंग की है और ANM हमारी चली गई, टीम्स जा चुकी हैं उनका कवरेज करने के लिए। जितना मैक्सिमम होगा इस हफ्ते हम पूरे इनके पूरी वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन कंप्लीट करेंगे। इसमें सारे इंजेक्शन जैसे TT है, BCG है, MR है और क्या कहते हैं 10 ईयर्स वाला TT बूस्टर, 16 साल वाला, सारे जितने भी हैं सब मैक्सिमम कवरेज कराने की कोशिश करेंगे। बच्चों का टीकाकरण करवाने आई महिलाओं ने बताया कि बच्चों को स्वस्थ रखने और जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए ये टीकाकरण आवश्यक है। लगवाने के लिए आई हूँ, तो ये इंजेक्शन की बीमारियों से दूर रखेगा इसे। बच्चों को बीमारियों से बचाने की वजह से इस वजह से लगाया जा रहा है। हम तो यही कहते हैं भी जरूरी लगवाना चाहिए टीका। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल ऑनलाइन मोबाइल गेम्स की श्रृंखला आज़ादी क्वेस्ट का शुभारंभ किया। ये श्रृंखला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और प्रमुख उपलब्धियों पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से आज़ादी क्वेस्ट ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जागरूकता लाने में प्रभावी साबित होगा। ये अनोखे खेल लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ मनोरंजन भी करेंगे। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की अध्यक्षता। कहा, अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के हमारे सपने को पूरा करने में देश की श्रम शक्ति की बड़ी भूमिका।
प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की मृत्यु के मामले में गोवा सरकार करे उच्च स्तरीय जांच। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश में विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास करने के लिए कक्षा 6ठी से 12वीं तक अनिवार्य होगी नैतिक शिक्षा। और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने रोहतक में राष्ट्रमंडल खेलों की विजेता 5 महिला पहलवानों को किया सम्मानित। कहा, वर्ष 2028 में होने वाले ओलंपिक में बीच रेसलिंग में भाग लेंगे भारतीय खिलाड़ी। समाचार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।